जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों वेडनेसडे 22 जनवरी 2025। यहाँ पे शुरू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ओथ सेरेमनी की स्टाइल क्या थी। सबसे पहले देख सकते हैं कुछ नाजी टाइप से यहाँ पे स्टाइल्स में अपीयरेंस इनकी दिख रही है और कैपिटलिस्ट तो ये हैं ही। उसकी पूरी डिटेलिंग एक एडिटोरियल में यहाँ पे रिजेंबल करती है। क्या इनका जियो पॉलिटिक्स चलेगा, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर चलेंगे, इंडिया के साथ क्या इश्यू हो सकती है, चाइना के साथ क्या इश्यू हो सकती है, कैसे वर्ल्ड में आते ही इन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव और रिजोल्यूशंस बता दिया है, कैसे एक्शन लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आई है आपके आंखों के सामने यहाँ पे दिख रही होगी। ये बड़ी ही प्यारी आर्टिकल है और इस बड़ी प्यारी आर्टिकल के साथ आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इनॉग्रल ड्रामा। समझ सकते हैं ना, इस ड्रामा को यहाँ पे समझा जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप 2.0 किस प्रकार से डिसरप्ट कर सकता है ग्लोबल लीगल ऑर्डर, यानी वैश्विक स्तर पे क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं, उन चीजों को भी देखा जाएगा। इन तीनों आर्टिकल को एक साथ देखा जाएगा, प्लस बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पे इसकी प्राप्त हो जाएगी। वो चिंता आपको नहीं करना है। सबसे पहले इसी पे चलते हैं। कह रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आए हैं और इनकी ओथ सेरेमनी भी कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो दिया है वो ये दिया है कि यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ को मैं खत्म कर रहा हूं। सोच सकते हैं इसको इन्होंने क्यों किया होगा। तो आप लोग ये समझिए, यूएस में बहुत सारे लोग माइग्रेट होके जाते हैं तो वहां पे रिसाइड करते हैं कुछ सालों तक और उनको सिटीजनशिप वहां पे प्राप्त हो जाती है, किसी न किसी रूप से ले लेते हैं। तो वो बाय बर्थ और जो उनके बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेडिशनली सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं होंगी। बाय बर्थ सिटीजनशिप इन्होंने कैंसिल कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से अगर बात करें तो पहले इस प्रकार की जो चीजें चल रही थी उन्होंने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी से आकर के इन चीजों को बदला है। और जो ब्रिक्स कंट्री हैं जिसमें भारत भी आपका आ रहा है, याद रखिएगा, तो ये इन्होंने सीधे सीधे थ्रेट दिया है कि 100% टैरिफ उनको दी जाएगी, उनसे ली जाएगी अगर वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं कि नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी अपने रुपया को पुनः यहाँ पे गिरना अब कहीं ना कहीं पड़ेगा और रुपया और ज्यादा मुझे लगता है गिरेगी। तो इनका यही कहना है कि आप लोग डॉलर में ट्रेड करिए, क्योंकि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है यहाँ पे। तो हम अपनी रुपये को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बना पाएंगे अगर आपके डॉलर में ही केवल ट्रेड करेंगे। बहुत सारे थ्रेट, बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे ऑर्डर इन्होंने दिया है। H1B वीजा के ऊपर भी इन्होंने लगाम लगाने की कोशिश करी है, प्लस उसके साथ ब्रिक नेशन की ऐतिहासिक चीजें तो यहाँ पे बता दिया, वहां पे उसको भी टारगेट किया गया है जिसमें इंडिया भी आता है। अब ये पर्टिकुलर इंडिया के साथ कैसी रिलेशन ये बना करके चलेंगे आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इनको प्रिडिक्ट करना अभी तो बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। जैसे ही इलेक्ट होकर के आए कि मार्केट भी काफी ऊपर गया था और ये मार्केट उसके बाद डाउनफॉल भी दिखा रहा है। बहुत सारी इश्यू निकल के आएगी, उन चीजों को भी कवर करी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा चैलेंजेस दिखाया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी इलेक्ट होके आए हैं तो आते ही उन्होंने अपना सबसे पहला जो निर्णय लिया है यहाँ पे यूएस की सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये एक वर्ल्ड को शॉक करके दिखा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसकी तरफ जा रहा है, एक इनकी थ्योरी थी बहुत पहले से ही, प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी। वो थ्योरी क्या थी, अमेरिका फर्स्ट, और उसी थ्योरी को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हालांकि अगर बात करें तो अपने इलेक्शन में इसी पे ये फोकस किए थे, कोई इसमें सेकंड ऑप्शन है नहीं। ये इनको फोकस भी किए थे, इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इनकी डिटेलिंग को देखी जाएगी, लेकिन साइड में थोड़ी छोटा छोटा आर्टिकल है। मार्केट जैसा कि हम बताएं काफी अच्छे से हिट किया और जैसे इलेक्ट होकर के आए और इलेक्ट होके आने के बाद वो सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जो कैपिटल राइट कन्विक्शन थे जिनको आरोप साबित हो गया था 6 जनवरी, उसको उन्होंने उन लोगों को पार्डन कर दिया। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, ये चीजें आप लोग जानते ही हैं। लगभग 1500 प्लस पीपल को इन्होंने पार्डन किया। वो तो पार्डन किया ही किया। अब आगे देखिए मजेदार बात, जैसा कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा था मैं कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं होता इनके लिए,
ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट थॉट, ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल कह लीजिए, कैपिटलिस्ट थॉट को लेकर के चलेंगे। तो आते ही बहुत सारा इन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया है और ये चेंज करने के लिए काफ़ी फेमस भी हैं। तो क्या कह रहे हैं, WHO से यहाँ पे बाहर निकलने का बात कह दिए हैं, WTO को भी थ्रेटन किए हैं, इससे भी बाहर निकलने का बात किए हैं, पेरिस डील से भी बाहर निकलने का बात किए हैं। और सीधे सीधे इनमें पिछली बार भी इनकी जो टर्म थी 17 से 21 तक, उस समय में भी ये लोग मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये छोड़ के आगे निकल गए थे। तो वही पुनः फिर से चीजें दोहराने का प्रयास चल रहा है। अब सीधे हम लोग चलेंगे, ये आर्टिकल थी, कुछ डिटेलिंग थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर कर दिया हूं मैं, लेकिन एडिटोरियल को भी इसी से जोड़ के देखना पड़ेगा आपको, तब अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि क्या मैं कह रहा हूं। जो इनॉग्रेल ड्रामा थी, किसकी इनॉग्रेल ड्रामा, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर देखेंगे आप, तो ओथ सेरेमनी थी, वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चुने गए और सेकेंड इनिंग में पूरा का पूरा ड्रामा ही करते नजर आए। 1600 लोगों को पार्डन हो गया, पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, WHO से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, एंडिंग बर्थ सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, US कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट किया गया है, जो कहीं ना कहीं अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट, इस पे भी अब इश्यू निकल के आ रही है। ब्रिक्स नेशन पे है हैवी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं अगर वो नॉन डॉलर में ट्रेड करेंगे। कनाडा, मैक्सिको जैसी कंट्री पे भी इश्यू निकल के आ रहा है। नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस भी यहाँ पे, US साउदर्न बॉर्डर को देखेंगे तो आपको मैक्सिको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे इस मैप से आप देखेंगे तो इसी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है, तो ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशंस दिख रही है। हालांकि बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, जो पहले इनके प्रीडेसेसर थे, कौन थे, जो बिडेन ही थे, तो उनको इन्होंने रिवर्स भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के ले चलने की बात भी करी जा रही है। एलन मस्क इनके साथ ही खड़े थे पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में, साथ ही साथ जेफ बेजोस, सुंदर पिचई, मार्क जुकरबर्ग, ये लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं इस प्रकार की इन चीजों को। तो एडमिनिस्ट्रेशंस में भी इनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से जगह मिली गई है। तो क्या ये ओलिगार्की की रूप एक ले लेगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रूल करने वाले हैं, इस प्रकार की भी चीजें बात करी जा रही है। एलन मस्क तो आप जान ही रहे हैं, पूरा का पूरा इन्होंने योगदान दिया था, कैसे नया गवर्नमेंट को आगे लेकर के चलना है, और पूरी कंपेनिंग में इनका रोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इंपॉर्टेंट चीजें, नाजी सैल्यूट की भी बातें करी जा रही है। ओथ सेरेमनी में कुछ इस प्रकार की चीजें चली है, जैसे ऐसे ऊपर हाथ करके नाजी लोग लेते थे, उस प्रकार की भी चीजें चल रही हैं। अब जो अमेंडमेंट लाने वाले हैं, ये जो चेंजेस लाने वाले हैं, उन चेंजेस की अगर आप बात देखेंगे तो सीधे सीधे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में फेडरल रूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट में ही चीजें चल रही हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे सूट डाले गए हैं, क्या है, मुकदमे डाले गए हैं कोर्ट में, उसी को लेकर के कि जो सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं इन मुद्दों पे। तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके अगेंस्ट में भी हैं, भले ये मेजॉरिटी से जीत करके आए हैं। तो और इनका जो काम है सीधे किस चीज पे फोकस कर रहा है, तो सबसे पहले US सिटीजनशिप बर्थ वाली बात काम है, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर के आए, क्लाइमेट चेंज वाली बात बोल रहे हैं यहाँ पे, WHO वाली भी बात आपसे बता दिया, WTO वाली बात, और पीस एकॉर्ड पेरिस की जो थी, पेरिस की एकॉर्ड क्लाइमेट चेंज से लेके COP21 बोला जाता है इसको, ये भी चीजें थी। तो इन मुद्दों पे भी इनका अलग राय है, और सारे भी जितने भी ग्लोबल लीडर हैं उनको आप देखेंगे तो उनसे इनका बहुत हटके थिंकिंग है, बहुत हटके एक्शन भी है, और उसको ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इन्होंने करके दिखाया, आते ही इन्होंने ये चीजें अपने वक्तव्यों में बोला है। तो ट्रंप के इन्हीं चीजों को यहाँ पर लेकर के एडिटोरियल आए हैं, और उसी पे यहाँ पर आपको मैं कवर कर रहा हूं। पूरी चीजें यही हैं कि ये टेक ओवर कर सकते हैं पनामा कनाल, डी रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसजेंडर, यानी सीधे आते ही बोला दो ही यहाँ पे जेंडर है, एक मेल दूसरा फीमेल, कोई बीच का कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है। अब उसकी राइट्स की क्या होती, उनकी राइट्स अमेनिटीज उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही है धीरे धीरे, थर्ड जेंडर बोल लीजिए या ट्रांसजेंडर बोल लीजिए, भारत जैसी कंट्री में भी मिल रहा है। तो भारत जैसी कंट्री में ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, तो आप तो बहुत पहले से डेमोक्रेटिक कंट्री हो,
दूसरी बात, डेनमार्क जैसे जो ग्रीनलैंड है उसकी हम बात करेंगे। इस पिक्चर में आपको क्लियर समझ आएगी। इसकी भी बात करी जा रही है कि ये भी अब आप किसके अंतर्गत आएगा, यूएसए के अंतर्गत आ सकता है, जबकि ये डेनमार्क इस पे रूल करता है। रूल्स रेगुलेशंस डेनमार्क की ही यहाँ पे चलती है, याद रखिएगा ये चीजें। इनकी बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो इन चीजों पे एक प्रकार से थ्रेट कह लीजिए सीधे सीधे वर्ल्ड को। किसको? वर्ल्ड को थ्रेट मिल रही है। अभी तो एंट्री किए ही नहीं प्रॉपर, फिर भी इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। बहुत सारे जो भविष्य में कंट्री हैं उन पे बैन भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से अमेरिका जो है, जिस तरीके से वोट किया गया था उस तरीके से अमेरिका को प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी बातें यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। तो इसी चीज को लेके डोनाल्ड ट्रंप के 2.1 को डिसरप्टर बोला गया है ग्लोबली। समझ रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहां पर भी एक्सप्लेन किया गया है, तो उस चीज को देखेंगे। 0.1 वाले ईयर यानी 2017 की बात करी जा रही है। इसमें वेजिंग ए वार, इंटरनेशनल लॉ, अमेरिका फर्स्ट, इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेनिटी की भावना रखते थे। यानी अमेरिका फर्स्ट वाली जो भावना थी वो प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी थी, जो आपका ट्रेड वार शुरू कर दिया। किसके साथ? चाइना के साथ शुरू कर दिया, बहुत सारी कंट्री के साथ। इन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से हटना शुरू कर दिया। तो ये बहुत मल्टीलेटरल ट्रीटी से ये अनएक्सेप्टेबल जो चीजें थी ये हटना भी शुरू कर दिए, और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन थे, ऑर्गेनाइजेशन से, उससे भी इन्होंने अपने आप को एक दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो ग्लोबल जो पावर कही जाती थी यूएस से, उससे ये हट के अब हट के देखने लगे उन चीजों को। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का देखने का नजरिया वर्ल्ड में अलग तरीके से है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दों की अगर बात करें तो इनका मानना ही अलग है, अलग तरीके से देखते हैं। कहते हैं क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ भी नहीं है, क्लाइमेट ही अपने आप को रिकवर करती है, अपने आप को डैमेज करती है, फिर रिकवर करती है। तो इनकी ये कहना है, इस थ्योरी को ये मानते हैं। और न्यूक्लियर ट्रीटी रसिया के साथ, न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, इसमें भी बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। इन इश्यू को भी आर्टिकल के रूप में हम लोग देखेंगे आने वाले समय में, एडिटोरियल के रूप में देख सकते हैं आने वाले समय में। WTO से भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट है उसकी यहाँ पे ब्लॉकिंग हुई है, और जो भी एपीलेट बॉडी है WTO के अंतर्गत उसमें अपॉइंटमेंट डिले चल रही है, उसकी डिसफंक्शनल चीजें चल रही हैं। यहाँ पे बहुत तरीके से फंक्शनल नहीं कर रही है और अपॉइंटमेंट भी सही प्रकार से नहीं हो रही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की भी बात करें, यहाँ पे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में इस प्रकार की चीजें हुई थी, उसमें भी अब बहुत सारा लूप होल्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अगर यूएस से हर चीज से यहाँ पे अपने आप को विड्रॉ करने की बात कर रहा है, सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि यूनेस्को हो गई, WHO हो गई, WTO से भी, हर जगह पे इन्होंने एक ही चीज दिया है, थ्रेटन। तो ये कह रहे हैं कि हम इन चीजों को छोड़ देंगे जिसमें हमारा क्या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट। तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ही लेके अभी तक चल रहे हैं, और इस आइडियोलॉजी को इनको क्या करना पड़ेगा, इस आइडियोलॉजी में अमेंडमेंट तो लानी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ही आपको आगे लेकर के चलेगी। आपकी अपनी कोई भी आइडियाज आगे लेकर के अगर आप चलेंगे तो आप सीधे सीधे टोटलिटेरियन की तरफ चले जाएंगे, और आपकी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कहते भी हो। दूसरी जो पॉइंट है कि आप दूसरे समय में आए हैं तो इस प्रकार से नॉर्मेटिव और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और वीक करने का प्रयास कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट दिखा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी हैं। यूएस विड्रॉ किया है WHO से, पेरिस एग्रीमेंट से। या पेरिस एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज दिस पेरिस एग्रीमेंट? तो अगर पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करें तो आपको यहां पे निकल के आएगा कि COP21 को ही पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। 12 दिसंबर 2015 को ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, क्लाइमेट को लेकर के नेगोशिएट किए जाती है COP21 में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, पेरिस फ्रांस में ही होता है, इसलिए इसको पेरिस एकॉर्ड, पेरिस एग्रीमेंट, COP21 ये चीजें बोल सकते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे लड़ा जाए क्लाइमेट चेंज से और इसके इम्पैक्ट से, जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पे फोकस करती है। की ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया लिमिट कर दीजिए टेम्परेचर जो 2 डिग्री बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ला करके फिक्स कर देना है। अभी तो रिसेंटली 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गई।
ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की बात करी जा रही है, इसके इमिशंस को कट करना है, रिमूव करना है, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो सही प्रकार से जी सके। सपोर्ट करिए डेवलपिंग नेशंस को। अब डेवलपिंग नेशंस को ये सपोर्ट कैसे करेंगे, ये तो स्वयं डेवलप्ड हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को मान नहीं रहे। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स किस दिशा में जाने वाली है। और जियो पॉलिटिक्स का जब हम नाम लेता हूं, ठीक है, तो एक चीज समझ में यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जियो पॉलिटिक्स जब भी नाम लेता हूं तो सबसे पहले आती है ज्योग्राफी, उसके बाद आती है इकोनॉमी, फिर आती है इंटरनेशनल रिलेशन। इन एस्पेक्ट्स को लेकर के आप एक्यूमुलेटिव टर्मिनोलॉजी कर सकते हैं, टर्म कर सकते हैं जियो पॉलिटिक्स। यही पॉलिटिकल रिलेशंस एक कंट्री का दूसरे से क्या है, वो चीजें आती हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो कैसे ये डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एक देश की क्या इच्छा है, कैसे वो अपनी चीजों को फॉर्मुलेट करती है, इन चीजों पे फोकस करती है। यहाँ पे इसी चीज को लेकर के फोकस करी जा रही है। बहुत सारा टैरिफ वार भी चलेगा मैक्सिको और कनाडा के समय में, समझ गए। तो टैरिफ इसलिए लगाई जाएगी ताकि यूएस की जो एक्सपोर्ट हो वो बढ़े, आप इंपोर्ट और आपके कंट्री की इंपोर्ट बढ़े, किससे, यूएसए से। इस प्रकार की चीजें लगाने की प्रयास हो रही है। कई जगहों पे आप देखेंगे तो आइसोलेशनिज्म और इंटरवेंशनिज्म वाली पॉलिसी निकल के आ रही, जो प्रोटेक्शनिज्म के तहत ही होता है। प्रोटेक्शनिज्म क्या है, अपने ही चीजों की ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, अपनी चीजों को फेवर करना, अपने ही चीजों के लिए जियो पॉलिटिक्स को आगे लेकर के चलना, यानी कहीं ग्लोबल डिसरप्शंस होती हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शनिज्म वाली थ्योरी हो जाती है। गनबोट डिप्लोमेसी चल रही है, गनबोट डिप्लोमेसी, इस प्रकार की चीजें चली हैं। तो ये रिवीजनिस्ट स्टेट, इस प्रकार की चीजें चल रही है। चाइना, रसिया, इन चीजों को यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। एलन मस्क का रोल समझ ही रहे हैं कि शुरुआत से जब कंपेनिंग स्टार्ट हुई थी ना इलेक्शन की, तभी से ये चीजें चल रही थी और ये चीजें आज के समय में उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंटरलिंक हो गई हैं। एलन मस्क को भी यहाँ पे डीओजी, गवर्नेंस और इफिशियंसी की इनको रोल मिली है। अदर नेशन और लीगल ऑर्डर की बात करें तो इंटरनेशनल स्तर पे इस प्रकार का पार्टिसिपेशन और ट्रांजैक्शनल जो लीगल प्रोसेस है वो कैसे यहाँ पे चलेगा, जब एक यूएस पावर जैसी कंट्री ही यहाँ से विड्रॉ करेगी। तो ये एक प्रकार से जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए हैं वो चीजें अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है कि इनकी पॉलिसीज कैसे होंगी, कैसे कोऑपरेशन होगी, कैसे चीजों को प्रिजर्व करेंगे, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर कैसे चलेगा। इनकी चीजों को, कंट्री को अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ये रहा। अच्छा, मेरा यहां से एक प्रयास क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट में कितने सारे टाइम जोन हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब इन चीजों को जो डोनाल्ड ट्रंप मानते नहीं है, उनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो क्लाइमेट को एकदम मानने से इनकार करते हैं वो सीधे 13 में आता है, लाइफ बिलो वाटर 14 में आता है, लाइफ ऑन लैंड 15 में आता है, पीस जस्टिस 16 में आता है और 17वां में सबको मिलकर के यहाँ पे बात चलिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नो पावर्टी से, जो कि पहले में आता है। पावर्टी नहीं रहेगी तो यहाँ पे हंगर भी नहीं रहेगा, हंगर नहीं रहेगा तो अच्छा हेल्थ रहेगा, हेल्थ रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, जब पढ़ पाएंगे तो आप इन छोटे छोटे पेटी इशू को भी समझेंगे, जिसे हम जेंडर इक्वेलिटी कहते हैं। तभी जाकर के यहाँ पे सफाई होगी, क्लीन वाटर सैनिटेशन होगी और टेक्नोलॉजी से जुड़कर एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का निर्माण भी कर सकते हैं। तब जाकर के अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे सकते हैं, इंडस्ट्री को इनोवेट कर सकते हैं। फिर जाकर के 10वें में रिड्यूस इन इक्वेलिटी की हम बात कर सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को 11 में रखा गया है और सबसे ज्यादा और मेरा फेवरेट 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करिए और प्रोडक्शन करिए। ये नहीं कि जितना रिसोर्स है उतना सबका एक्सप्लॉइटेशन कर देना है, ये गलत है। तो यही एसडीजी है जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था। बात करी जा रही है यूनेस्को की, जिसको निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको विड्रॉ करना है मुझे। कौन कह रहे हैं? आपके डोनाल्ड ट्रंप जी। तो यूनेस्को की भी इंपॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पे। ये एक एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसकी एक ही उद्देश्य है कि कैसे प्रमोट करेगा वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा। किस फील्ड में? एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। 193 मेंबर हैं, 12 एसोसिएट हैं। फाउंडेशन इसकी 16 नवंबर 45 को हुई थी। ये ऑफिशियल रिलेशन 322 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से है। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में इसकी
है निकल के। अब डब्ल्यूटीओ को भी छोड़ने का धमकी तो दे चुके हैं, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, और ये रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और व्यापारों को यहाँ पर ये देखता है। तो कोऑपरेशन इसकी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आती है और स्टेब्लिश करती है ये चीजें। ऑफिशियली इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 1995 को यहाँ पे शुरू हो जाती है, किसकी, डब्ल्यूटीओ को। पहले अगर बात करें तो यहाँ पे 1994 में मर्राकेश एग्रीमेंट होता है, इसी के बाद इसकी स्थापना हो जाती है डब्ल्यूटीओ को। किसको रिप्लेस करके, तो गाट को रिप्लेस करके, GATT, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में होती है। 1948 से लेके 1995, 1 जनवरी 1945, तो गाट जो है 1948 और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बन जाता है। गाट की अगर बात करें तो इसकी ओरिजिन 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से हुई होती है, जो यहाँ पे मराकेश में डब्ल्यूटीओ का निर्माण कर देती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। जो फाउंडेशन रखती है, किसका फाउंडेशन रखती है, पोस्ट वर्ल्ड वार फाइनेंशियल सिस्टम की, और स्टेब्लिश करती है 2 की इंस्टीट्यूशन, जिसे हम आज IMF बोलते हैं और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 164 के आसपास मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश है। हेडक्वार्टर इसकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होता है इसमें। और ये इसके एग्रीमेंट है जो 6 मेन पार्ट है। एग्रीमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डब्ल्यूटीओ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो कि ट्रिप्स बोलते हैं इसको, डिस्प्यूट सेटलमेंट, और रिव्यू गवर्नमेंट ट्रेड्स पॉलिसी। रिपोर्ट यही रिलीज करता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक रिव्यू, इस प्रकार का रिपोर्ट भी यही निकालता है। डब्ल्यूएचओ की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे तो ये बाहर जा ही चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात, क्योंकि साइन हो चुका है तो बाहर निकल जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यही इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को कंसीडर करती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 रीजनल ऑफिस है, 150 फील्ड ऑफिस। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है। रिपोर्ट कौन कौन सी रिलीज करती है, तो मोर्टेलिटी डाटाबेस, हेल्थ इनइक्वालिटी, ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ये सब रिपोर्ट इसके द्वारा निकाले जाते हैं। पनामा कनाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पनामा कनाल को कह रहे हैं ये हमने बनाया तो हम इसे कैप्चर कर लेंगे। पनामा कनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन सी में और पैसिफिक ओशियंस को। तो ये इस्थमस आप पनामा सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यही पनामा कनाल है, ये अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इसी को ये कनेक्ट करता है। ये ना रहे तो 15 से 16,000 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट कनाल हो जाता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरिस एग्रीमेंट आपको समझाई दिया मैं, पनामा कनाल समझाई दिया मैं, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राफ से देख सकते हैं। लोकेशन यहीं पे इलेक्शन है, 47 प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आ गए हैं। ये एडिटोरियल और ये एक एडिटोरियल, ये आर्टिकल, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैंने समझाया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो जरूर चैनल से यहाँ से सब्सक्राइब करके और दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आपके शेयर की मुझे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन जब भी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF भी मैं डाल देता हूं। आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स भी मैं छोटा छोटा डाल देता हूं, जो आपके लिए एक प्रकार से नोट्स जैसी चीजें होती हैं, काफी ज्यादा रिवीजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे प्राइज ऑफ सक्सेस क्या है। जैसा कि मैं इस आर्टिकल को कई बार, यहाँ पे 2 बार तो मैंने कवर किया है, यहाँ पे एक एंगल निकल के आया, उसको देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करी जा रही है केरला के राइजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी बच्चा पैदा करते वक्त कितनी मदर अपनी जान गंवा रही हैं, उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। जब भी MMR की बात करी जाती है तो यहाँ पे 1 लाख लाइव बर्थ पे कंसीडर करी जाती है। कितनी डेथ हो रही है, किसकी, मदर की, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
तो केरला में यहाँ पे हाईएस्ट निकल के आ रहा है। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल आई हुई है। अगर यहाँ पे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख में कितने लोग मर रहे हैं उसमें भी कमियां आएंगी। तो ये भी चीजें, मोर्टेनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, वही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा चिंताजनक बातें यहाँ पे नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन केरला में ये चीजें निकल के आ रही हैं। उसी पे ये चीजें निकल के आ रही हैं आर्टिकल के रूप में, एडिटोरियल के रूप में। टोटल फर्टिलिटी रेट दिखा जाए TFR 2.1 है, जो एक रिप्लेसमेंट लेवल को इंडिकेट करता है। चिल्ड्रेन, वुमेन, इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। अगर आप देखेंगे अच्छे से और इन डेप्थ में जाएंगे तो जो यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ द लोकसभा सीट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फिगर यानी डिलिमिटेशंस की बात करी जा रही है, तो उससे यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस हो रही है और हिस्टोरिकल शिफ्ट भी होती है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ और डेथ रेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे, जब एडवांसमेंट्स होती है, किसकी, शिक्षा में अच्छा कार्य करते हैं, तो लोगों की टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होती है। लोग ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करते, समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो भी लोग नहीं करते। टेक्नोलॉजी की इनोवेशन तभी होगी जब इस दोनों मुद्दों पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से माल्थूजियन यही चीज कहता है कि जो पॉपुलेशंस की इंक्रीमेंट होती है वो मल्टीपल होती है। 1 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे 16 दूनी 32, ऐसे माल्थूजियन थ्योरी यहाँ पे कहती है। तो ये इम्पैक्ट कर रही है किसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। बहुत सारे नेशन ऐसे हैं, जैसे साउथ कोरिया की बात करी जा रही है, तो ये अपनी पॉपुलेशंस को रिवाइव करने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इंसेंटिवाइज कर रहा है गवर्नमेंट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। जैसे अपने साउथ इंडिया में आंध्रा ने अनाउंस किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करिए, क्योंकि हम लोगों की जो सीटें हैं वो जाने वाली हैं डिलिमिटेशंस कमीशन जैसे ही आएगी। तो उसको लेकर के वहां के लीडर काफी अटेंटिव हो रहे हैं। फर्टिलिटी रेट की बात करी जाए तो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है इन कंट्रीज में, जिसके कारण चिंताजनक विषय बनी हुई है। एजेड पॉपुलेशन हो रहे हैं, वो बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बहुत सारे इनऑर्डिनेट बर्डन भी बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर की भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा और पॉलिसीज और सपोर्ट इस हिसाब से बनानी पड़ेगी ताकि इनको हम सही प्रकार से हेल्प बनाए, स्कीम इनको प्रोवाइड हो सके। कौन सी स्कीम, वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें तभी होंगी जब इन पे हम फोकस करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। MMR डेफिनेशन यही है इसका, देख सकते हैं, सिंपल शब्दों में मैंने डाला है। मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर 1 लाख लाइव बर्थ इन ए गिवन टाइम पीरियड। यही रिफ्लेक्ट करता है कि क्वालिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ क्या है आपके कंट्री में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट की बात करता है 1000 पे। डेथ रेट, यहाँ पे क्रूड डेथ रेट इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ डेथ 1000 इंडिविजुअल पे क्या होती है। बर्थ रेट, यह भी क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। नंबर ऑफ बर्थ रेट 1000 इंडिविजुअल पे। पॉपुलेशन गिवन ईयर, तो प्रति ईयर ही ये चीजें निकल के आती हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेटर हैं फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ को जानने के लिए हेल्पफुल हैं। ये चीजें काफी हद तक सहायक करती हैं। आज सारी चीजें आपको यूएस से रिलेट करके ही चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि बड़ी बातें ये निकल के आ रही हैं। यूएस से अगर आप देखेंगे तो कई सारे चीजों में निकल के आ रहा है। यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2008 में, जिसको साइन किए थे कौन, मनमोहन सिंह जी, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई थी। ये माइलस्टोन अचीवमेंट उस समय बोला जाता था, ये इन्होंने शुरुआत किया था। तो 2008 के समय में ये जो डील हुई थी, क्या यूएस और इंडिया में, कि हम लोग सिविल न्यूक्लियर यूजेस करेंगे। सिविल न्यूक्लियर यूजेस क्या है, इसी की हम बात कर रहे हैं कि हम अपना इस्तेमाल मिलिट्री के लिए नहीं करेंगे, आर्मी के लिए नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करेंगे, बल्कि सिविल पर्पस से करेंगे। अब जैसे बिजली प्रोडक्शंस की बात करी जाए तो यहाँ पे देखेंगे, जब भी इसकी बात आएगी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आएगी ही आएगी। तो ये अपनी बहुत ही प्यारी एक मैप है, इसको देखें तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे रावत भाटा कहते हैं, यहाँ पे है।
माही बांसवाड़ा राजस्थान में है, ककरापर गुजरात में है, मीठी वर्दी गुजरात में है, तारापुर एटॉमिक पावर ये भी महाराष्ट्र में, जैतपुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में है, कुद्दनकुल्लम तमिलनाडु में है, मद्रास एटॉमिक कलपक्कम ये भी तमिलनाडु में है, कौड़ा आंध्र प्रदेश में है, भीमपुर मध्य प्रदेश में है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, चुटका मध्य प्रदेश में है, नैरोरा उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर हरियाणा में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं जो आपको मुझवानी याद होना चाहिए। छोटा छोटा चीजें यहाँ पे ये लिखने के लिए काम आते हैं। अब इसी न्यूक्लियर डील की बात करी जा रही है कि कम से कम ये चीजें हुई हैं तब जाकर के भारत में यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील यहाँ पे आई, और ये माइलस्टोन अपने समय की चीजें हैं जो आज के समय में देखेंगे यूएस से रिलेशंस तो बहुत आगे लेकर के लाई। तो कोऑपरेशन बढ़ा, डीलिंग हुई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, तो ये चीजें संभव हुई। यूएस इंडिया की इंटरेक्शंस डिफेंस पर्पज में भी आगे बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, इसमें भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये एक गेम चेंजिंग डील था। दूसरा अगर देखेंगे तो यूएस की इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसकी हम लोगों ने डीलें भी करी हैं। अभी रिसेंटली आपको कई सारा डील भी दिखाऊंगा। एनर्जी की बात करें तो ये जनरेट करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है तो हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज ऐसी बातें तो ये मानने वाले हैं नहीं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये इशू निकल के आ रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है क्या बिजनेसेस और कंपनी को, कई सारे ऐसी जो कंपनी है जो लाइसेंस है जिनको मौजूद है उनको भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की बात करी जा रही है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे डिसाइड किया था बहुत सारे इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज और यूएस एंटिटीज जो नो लॉन्गर प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, तो इन चीजों पे भी फोकस करेगी। लाइबिलिटी रिस्क और इश्यू है 2010 में इंडिया इस प्रकार से सिविल लाइबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की यहाँ पे डील करता है और ये चीजें निकल के आगे भी जाता है। उन्हीं चीज को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या चीजें निकल के आई हैं इंडिया और यूएस से एग्रीमेंट में। पहली अगर बात करें फर्स्ट ऑफ द 4 एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जी सोमिया इस एग्रीमेंट को कहते हैं। क्या है ये? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। एक्चुअली ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिक्योरिटी की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। अगर न्यूक्लियर डील की हम बात करें तो ये एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैंने ये डाल दिया। ये साइन किया गया था इंडिया और यूएसए के बीच में 2002 में। क्या कहता है? शेयर करना पड़ेगा आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन 2 कंट्रीज, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, काफी इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है आने वाले समय में। सेकेंड एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो ये लेमुआ एग्रीमेंट क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये साइन किया जाता है 2016 में 26 अगस्त को। तो ये जो भी चीजें हैं उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे कि मिलिट्री ऑफ इधर कंट्री यूज अदर बेसिस फॉर सप्लाई एंड कैरी आउट रिपेयर, तो ये लॉजिस्टिक में आता है। कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो आप किसी का बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएसए या फिर इंडिया, एक दूसरे का। और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी। थर्ड एग्रीमेंट निकल के आता है कॉमकासा एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये आता है, साइन किया जाता है 2+2 डायलॉग 2018 में इसका शुरुआत होती है ताकि किसी भी प्रकार से जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन हो इसमें हम लोग एक दूसरे का मदद करें। बाद में आता है बेका 2020 में साइन किया जाता है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ अनक्लासिफाइड और कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड जियो स्पेशियल प्रोडक्ट, टोपोग्राफिकल, नॉटिकल, एरोनॉटिकल डाटा प्रोडक्ट सर्विसेज। इंडिया और यूएसए के बीच में ये चीजें शेयर करी जाएंगी। तो सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये चीजें थी। इसी पे फोकस करी गई है। जो हर्डल है उसको देखना है, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर कॉस्ट, इसको भी फोकस करना है। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, यूएस इंडिया कैसे इवॉल्व करके आगे लेकर चलेंगे, ये सारे चैलेंजेस बने हुए हैं किसके आने से? डोनाल्ड ट्रंप जी के आने से। और कैसे लेकर के चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अब इंडिया यूएसए की जो न्यूक्लियर डील थी 2008 की वो भी देख लेते हैं। इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है 123 एग्रीमेंट भी जानी जाती है, ये चीजें याद रखिएगा। और एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है बायलैटरल रिलेशंस में इस रिलेशंस के बाद, तो यही है कि इंडिया साइन नहीं किया है एनपीटी,
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि हम क्या नहीं फैलाएंगे, न्यूक्लियर को हम किसी हाथ में बेचेंगे नहीं, ठीक है। और इसकी प्रोलिफरेशंस एक्सपेंशन की बात करी जा रही है, तो इसीलिए एनपीटी साइन नहीं किया है। अगर ये साइन करता तो किसी को दे नहीं सकता था, ये चीजें याद रखिएगा। इसी के लिए यहाँ पे चीजें इंडिया इस चीज से फ्री है। सीधी सीधे जानिए, एनपीटी हम लोग साइन नहीं किए हैं तो हम लोग स्वतंत्र हैं। प्रपोजल फॉर कोऑपरेशन 2005 में यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अनाउंस करते हैं कि ये चीजें न्यूक्लियर कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करी जाएगी, और डील इसी चीज को रिकॉग्नाइज करता है। रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर यहाँ पे यूजेज होंगे। की फीचर क्या है, सेपरेशन सिविल और मिलिट्री प्रोग्राम दोनों के लिए जो यूजेज होंगे न्यूक्लियर वो अलग अलग होंगे। ये नहीं कि सिविलियन कह के मिलिट्री में ला दे रहे हैं, मिलिट्री करके सिविलियन में ला दे रहे हैं, ये नहीं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये चीजें सेफगार्ड क्या है, ये चीजें देखेगी। SS2 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल भारत के लिए ये चीजें हुआ। इंडिया कमिटमेंट किया है कि मेंटेन करेगा मोरेटोरियम न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, स्ट्रेंथन करेगा नॉन प्रोलिफरेशन मेजर्स, कंटिन्यू करेगा एडहेरेशन यानी वॉलंटरी मोरेटोरियम ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इन चीजों के लिए एक प्रकार से रूल्स बनाई गई कि क्या आप टेस्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। सेफगार्ड एग्रीमेंट विद IAEA ये चीजें बनाई गई। अब IAEA चीजें यही है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है आपका न्यूक्लियर यूजेज। अमेंडमेंट टू यूएस लॉ में बहुत सारे बदलाव किए गए। डोमेस्टिक लॉ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट तब जाकर के अलाउ किया गया न्यूक्लियर ट्रेड विथ इंडिया। बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए, तो एनर्जी सिक्योरिटी बन जाती है, कम से कम टेक्नोलॉजी आएगी तो भारत के लिए मदद मिलेगी ग्रो करने के लिए, और एनर्जी का जो डिमांड है इतना वो पूरा हो पाएगा। याद करिए आपको 10 साल पहले बिजली नहीं उतना थी, लेकिन बिजली की एक्सपेंशन हुई है ना, तो ये इन्हीं सब चीज की है। 20 साल की बात कर लिया जाए तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की अगर बात करें तो इंडिया गेन किया है रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर को कैसे हम आगे लेकर के चलें। डिस्पाइट एनपीटी हम लोग साइन नहीं किए हैं। स्ट्रेंथन करेगा यूएस इंडिया रिलेशंस, ये सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर बताया गया है जो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट इन यूएसए वाइटल वर्कफोर्स हैं और लो क्रिमिनल एटीट्यूड भी है उनके अंदर। तो जो लोग भी वहां पे भाग के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो क्रिमिनल नजर आए, क्योंकि उनकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना वो इस चार्ट में मेंशन है, वो बहुत ही कम है। अब देखिएगा इस चीज को ध्यान से, इसी आर्टिकल को और इस ग्राफ पे फोकस करिए। यूएस के सिटीजन ये ब्लू हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ वायलेंट क्राइम कमिटेड इन टेक्सास बिटवीन 2012 एंड 18 बाय वेरियस ग्रुप। यूएस सिटीजन सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम किए हुए हैं यहाँ पे, समझ गया है, 2012 में भी और 2018 में भी। यहीं पे अगर बात करें डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट तो वो भी किए हुए हैं, थोड़ा सा लेकिन कम है। लेकिन यहीं पे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, जिसे हम इलीगल बोल सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं कि मैक्सिको से चले गए और भी कंट्रीज चले गए, कनाडा से इधर आ गए, कई दूसरे कंट्री से आ गए, यूरोप से आ गए, कई कंट्रीज हो सकते हैं। तो इनकी संख्या बहुत कम है, ये क्राइम करने में बहुत कम है, तो ये समझ सकते हैं। एस्टिमेटेड इलीगल माइग्रेंट यूएस में देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को, तो 2000 में इनकी संख्या बढ़ती है, 2022 में बढ़ के यहाँ पे 11 मिलियन के आसपास इलीगल लोगों की हो जाती है। चार्ट ये दिखाता है कि करेंट इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन अक्रॉस वेरियस पीरियड ऑफ एंटिटी 80 में, 90 में, 2000 में, 2010 और लेटर में 2.3 मिलियंस। यहाँ पे चार्ट क्या दिखाता है, बैकलॉग केसेस इमिग्रांट कोर्ट, ये क्वार्टर सेकेंड और फाइनेंशियल ईयर 23 और क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में। इस प्रकार से चीजें धीरे धीरे बढ़ी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये चीजें आपको यही बता रही हैं कि जो क्रिमिनल माइंडसेट है
वो जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग पहुंच रहे हैं लीगल तरीके से और जो लीगल डॉक्यूमेंट बनवा के पहुंच जा रहे हैं उनका संख्या कम है, और जो वहां के सिटीजन है टेक्सास के वो ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। यही इसमें बात करी जा रही है, इलीगल येट इंडिस्पेंसेबल। तो यहाँ पे बातें करी जा रही हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। अब वो जाते हैं तो कई सारी चीजों में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हो गया, प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया। ये लोग देख अब इनका एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें इन्हें जॉब मिलती है और वो करते हैं और हेल्प भी करते हैं किसकी, यूएसए जैसी कंट्री को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। इसेंशियल रिटेल रेस्टोरेंट में, इसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होटल ट्रांसपोर्ट में, इसेंशियल हॉस्पिटल नर्सिंग होम, फाइनेंशियल होलसेल ग्रोसरी जैनिटर एंड सिक्योरिटी लैंडस्केपर, इन चीजों में जाकर के वो लोग कार्य करते हैं। 5.5 मिलियन अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट के लिए ये शरण के लिए जगह मिल जाती है। तो ये चीजें थी जो आपको बतानी थी। एक्चुअली यूएसए की पूरी कहानी ही इस वाले वीडियो में मैंने डाल रखी है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है, बड़ी प्यारी आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीजें आ सकती हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है और इसमें ये चीजें कही जाती हैं कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे 2015 में। ये जब आती है रूलिंग गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट आती है, 100 स्मार्ट सिटी का प्लान लेकर के आती है जगह जगह पे, लेकिन ये चीजें फुलफिलमेंट नहीं हो पाती हैं, बहुत सारे इश्यू निकल के आती हैं। स्मार्ट सिटी की इनिशिएटिव देखें तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस कैपिटलिस्टिक कंट्री, बेसिक यूटिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में, और फंडामेंटल एमेनिटीज होनी चाहिए जितने भी वहाँ के निवासी हैं रेसिडेंट को, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज होनी चाहिए, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे कार्य होना चाहिए, स्पेशल पर्पज व्हीकल यहाँ पे प्रोजेक्ट, इन सब चीजों पे कार्य होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को सही प्रकार से, प्राइवेट कंपनी, इन चीजों को इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। तो एक प्रकार से चीजें यही बोली जा रही हैं। शिमला को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन रिसेंटली इसको भी ग्रांट कर दिया गया स्मार्ट सिटी टैग से। तो एबीडी मतलब यही है कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, और उतना ज्यादा यहाँ पे चीजें फिर भी शिमला को नहीं मिली है। टारगेटेड इंप्रूविंग सिटी, पेडेस्ट्रियन जो रोड के किनारे होती हैं, क्रॉसिंग, वेहिकुलर मोबिलिटी, सर्कुलर रोड, ये सब चीजें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। तो ये चीजें जो प्रोजेक्ट हैं इस पे फोकस करने की जरूरत है। किसकी बात कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। ये उसके फीचर हैं। लोअर बाजार, गंज बाजार, कृष्णा नगर, इन पे भी यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। और शिमला जो है लगभग 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पर थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के 897 करोड़ ही खर्च हुए हैं। बहुत सारे चीजें अभी भी बाकी हैं। स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड को देखेंगे तो 707 करोड़ रुपए ही ओरिजिनल बजट यहाँ पे स्पेंड हुआ है, बाकी सारी चीजें बची हुई हैं। तो आप बजट ही जब नहीं खर्च करोगे तो बनेगा कैसे? यही चीजें निकल के आ रही हैं। आउटकम इसमें यही चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें यहाँ पे मिशन अप्रोच, तो ये अभी भी फाइनल चैप्टर इसका तैयार करना बाकी है। प्रोजेक्ट में बहुत सारी कमियां हैं, इसका मीनिंग जो है वो सही प्रकार से समझ में आ नहीं रहा है कि क्या चीजें हैं, और सही मायने में आप देखेंगे तो जो स्मार्ट मिशन है उस प्रोजेक्ट को ही लोग सही प्रकार से समझ के इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये थी आर्टिकल की डिटेलिंग, लेकिन हम देखेंगे स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं और जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कान लगा करके, आंख लगा करके ध्यान से सुनिएगा। स्मार्ट सिटी जो है टेक्नोलॉजी की सबसे बड़े प्रयोग करती है, डाटा ड्रिवन सोल्यूशन होती है, तभी जाकर के इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां के लोगों की, इंप्रूव करता है अर्बन सर्विसेज, शहरी की बात कर रहे हैं, अर्बन सर्विसेज, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेट करता है एडवांस टेक्नोलॉजी को, जैसे हो गई IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। ये क्या होता है? मान लीजिए बैठे हैं मुंबई में और पुणे का पंखा बंद कर दिए, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, जो AI, डाटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सिटीज, इन प्रकार का चीजों का उपयोग करके हम रिड्यूस करेंगे कॉस्ट और एड्रेस करेंगे अर्बन चैलेंजेस। ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वेस्ट की अच्छी मैनेजमेंट होना चाहिए। अब भारत में हर जगह जाएंगे आपको एक ही चीजें मिलेंगी, बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के, समझ गए? तो ये वेस्ट की मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। बेनिफिट क्या है स्मार्ट सिटी की?
क्वालिटी इन्हेंस करती है, इफिशियंट रिसोर्स यूज करना है, इंप्रूव करिए पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ केयर, रिड्यूस करिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बेटर अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करता है। फीचर क्या है स्मार्ट सिटी की? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हाई स्पीड इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, सीमलेस कम्युनिकेशन। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे तो फोकस करता है रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट में कार्बन को कम करना है, इमिशन की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इफिशियंट यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता भी, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, वाटर एंड गैस को रिड्यूस करी जाए यहाँ पे कि वेस्टेज ना हो, इंप्रूव करी जाए डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, रियल टाइम डाटा को ट्रैक कर जाए, तभी तो ये चीजें होंगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बात करी जा रही है, सिटीजन एंगेजमेंट की भी बातें बोली जा रही हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट सिटी देखेंगे। ये सब चीजें होंगी ऊपर की चीजें, तभी ये चीजें आ पाएंगी। जैसे स्मार्ट गवर्नेंस हो पाएगा, ई गवर्नेंस सिस्टम की बात करी जा रही है, जिसमें आएगा ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो चीजें हैं आपको इसमें उपयोगिता होती हैं। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी जाकर के यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, सही प्रकार से वर्क होगा, सही प्रकार से पीपल की, पब्लिक की यहाँ पे राइट्स मिल पाएंगे। स्मार्ट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट इकोनॉमी, इन मुद्दों पे भी फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग स्मार्ट चीजों को लेकर के, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इंडिया और फ्रांस को लेकर के भी यहाँ पे मैरीटाइम सर्विलेंस चल रहा है इंडियन ओशियन रीजन में। तो जो थ्रेट हैं जैसे लुटेरों से, पायरेसी से, कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, इनको कैसे मॉनिटर किया जाए, इसी को लेकर के इंडिया और फ्रांस के बीच में बहस चल रही है। तो ये इंडिया की तरफ से यहाँ पे विक्रम मिश्री और फ्रांस की तरफ से एनी मैरी डेस्कोटो, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्रेंच मिनिस्ट्री फॉर यूरोप और फॉरेन अफेयर्स ये निकल के आ रही है। इन दोनों में मीटिंग हुई है जो किस हिसाब से यहाँ पर लेकर के चलनी है इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को, वो आगे निकल के चलेगा। पीएम, प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी होनी है पेरिस में, फ्रांस में, उससे पहले ये चीजें निकल के आई हैं। और यूएसए का जब इलेक्शन हुआ उसी से पहले ये भी चीजें हुई हैं। तो दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों की यहाँ पे देखिए बैठ के दोनों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो 47वें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्शन के दौरान ही इनकी भी एक रहस्यमय तरीके से वार्तालाप चल रही है। तो ये चीजें जियोपॉलिटिक्स को क्या रिजेंबल ही कर रही हैं कि किस डायरेक्शंस में चीजें जा सकती हैं। जैसा कि अगर तीन कंट्री की हम बात करें, एक तरफ रशिया हो गई, एक तरफ चाइना हो गई और एक तरफ यूएसए हो गई, मैं इंडिया को बीच में रखता हूं। रसिया इंडिया से भी कनेक्टेड है, रसिया चाइना से भी कनेक्टेड है, ठीक है। इंडिया चाइना से भी कनेक्टेड है, नहीं भी है, दोनों चीजें। इंडिया यूएस से भी कनेक्टेड है। अब यूएस और रसिया को अगर आप देखेंगे तो इनकी दोनों की अगर देखा जाए तो कोल्ड वार एरा को झेल करके आज के समय में ये पहुंचे हैं। तो दोनों में बिल्कुल भी बनता नहीं है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। और चाइना और यूएसए ये भी एक दूसरे की नहीं बनती। ट्रेड वार ले लीजिए, बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स मुद्दे ले लीजिए, दोनों की नहीं बनती है, बिल्कुल एक दूसरे की एंटी है। तो यूएसए के पास एक ही चीजें बच जाती है, वो क्या है, इंडिया की लोकेशन बच जाती है, इंडिया जैसी कंट्री बच जाती है। आशा भरी निगाहों से इनको देखना पड़ेगा, किसको, इंडिया को ही देखना पड़ेगा। जाकर के चाइना से दोस्ती नहीं कर पाएंगे यूएसए चाह के भी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का यही रूल ही हो जाता है। आज के समय में देखने को यह मिलेगा आपको कि जब भी जीडीपी आपकी ग्रो करती है, ठीक है, तो ये यूएसए को बात बचेगी नहीं, तो ये इसके एंटी में जरूर जाकर के खड़ा हो जाएगा। और यूएस और चाइना यही कार्य कर रहा है। ट्रंप जो है एग्जिट कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट, जैसा कि पहले ही बताया, और थ्रेटन किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब पेरिस एग्रीमेंट से ये निकलेंगे तो ये थ्रेट मिल ही रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे निकल के आएगी। अब यहाँ पे अजरबैजान में COP 29 भी हुआ है, उसका भी फ्रूटफुल कोई एक्शन नहीं निकल के आया। ऊपर से ये पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का बात कर दिए हैं, तो ये क्लाइमेट जीनोसाइड बताया गया है, ट्रम्प क्लाइमेट जीनोसाइड। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से चीजें चलेंगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर गया है कई जगहों पे,
टेम्परेचर, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आशा करते हैं ये वीडियो जो आपको मैं यहाँ पर दिया दोस्तों, वो आपको समझ में आई है और अच्छा लगा है और फ्रूटफुल आपके लिए कुछ भी पहुँचाया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।